मैं हूं श्वेता सिंह और आप सीधे टोक्यो से देख रहे हैं खबरदार। आज यहां पर बहुत अहम बैठकें हुई हैं। यहां पर क्वाड की बैठक हुई है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी। बहुत सारी अहम चीजें हैं जिन्हें खबरदार के लेंस से देखना आज जरूरी हो जाता है। जापानी समाज में एक पुरानी कहावत है कि एक जैसी बीमारी से ग्रस्त लोग एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, मित्र होते हैं और जितनी गहरी पीड़ा होती है उतनी गहरी मित्रता होती है। क्वाड भी ऐसे देशों का संगठन है जो चीन के विस्तारवादी संक्रमण और अवैध कब्जे की बीमारी से पीड़ित है और चीन का इलाज करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की मित्रता समय के साथ और गहरी होती गई है। आज खास तौर पर भारतीय कूटनीति के लिए बड़ा दिन है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सहित क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, जिससे भारत की विश्व गुरु वाली छवि, जो इमेज बिल्डिंग है, उसको बल मिला है। चाहे कोरोना का मैनेजमेंट हो या भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान, क्वाड के मंच पर दिल खोल कर तारीफ हुई है। और जापान में नए भारत के सूर्य का उदय हो रहा है। आज क्वाड सम्मेलन में क्या क्या हुआ, किस तरह भारत की साख और चीन की मुसीबतें एक साथ बढ़ी, चीन को दर्द की डिलीवरी देने के लिए क्वाड ने क्या इंतजाम किए हैं, टोक्यो में आज चीन विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे थे और क्वाड के सम्मेलन के बाद साउथ चाइना सी किस तरह फोकस में आ गया है, इसका गहरा विश्लेषण हम करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कौन कौन से सबको उपहार दिए। इन उपहारों में मध्य प्रदेश की गोंड कला की पेंटिंग, मथुरा की साजी आर्ट, गुजरात की रोगन पेंटिंग शामिल है। इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आज का खबरदार आपके लिए क्वाड की कुंजी है। इसके अलावा खबरदार में कुतुब मीनार केस का डबल विश्लेषण होगा। इसमें कोर्ट कचहरी वाले लेंस से क्या दिखता है और इतिहास वाले लेंस से क्या दिखता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब भी सार्वजनिक स्तर पर बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाला कोई विवाद खड़ा होता है तो उसके तथ्यों को लेकर आपको खबरदार रहना चाहिए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार पर जो सुनवाई हुई, उसमें क्या हुआ ये आपको बताएंगे और ऐतिहासिक दस्तावेजों की मदद से कुतुब मीनार की तथ्यात्मक स्कैनिंग भी करेंगे। टोक्यो की धरती से आज क्वाड देशों ने चीन को खबरदार कर दिया है कि तुम्हारी चालाकी, तुम्हारा विस्तारवाद नहीं चलेगा। आज यहां पर क्वाड की अहम बैठक हुई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साथ में भारत ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें मुख्य चीजें क्या निकल कर आई हैं वो आपको समझाते हैं। टोक्यो में क्वाड देशों की यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से लेकर ताइवान तक इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। क्वाड की इस बैठक में रूस यूक्रेन से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठे। सभी देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। क्वाड की इस मीटिंग में चारों सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं ने कई ऐलान किए हैं, जिसमें टॉप 3 ऐलान हम आपको बताते हैं। क्वाड में शामिल चारों देशों ने इंडो पैसिफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर अगले 5 साल में $50 बिलियन यानी करीब 3,88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का टारगेट तय किया है। और इसी में चीन की चिढ़ छिपी है क्योंकि वो हमेशा इस क्षेत्र में एकाधिकार के सपने देखता है। क्वाड देशों के चारों लीडर्स ने समिट के दौरान क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया। ये फेलोशिप अमेरिका में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड में ग्रेजुएशन करने वाले 100 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय और जापानी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। क्वाड समिट में यह भी तय किया गया कि 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चारों देश मिलकर काम करेंगे, जिसके लिए क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन पैकेज यानी क्यू-चैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पीएम मोदी क्वाड समिट में आज इंडो पैसिफिक रीजन के विकास की सुरक्षा को लेकर भारत का पूरा नजरिया साफ करके आए हैं। अपने करीब 2.5 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने क्वाड देशों की ताकत का जिक्र किया, साथ ही बिना नाम लिए चीन को भी संदेश दे दिया। पहले पीएम मोदी की ये बात सुनिए। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है।
हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि ये उगते सूर्य के देश में भारत के उदय का मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4-5 मुद्दों पर भारत की नीतियां, भारत की राय पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी। अव्वल तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको लेकर भारत का स्टैंड क्या है, इसके साथ ही जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको लेकर भी भारत ने स्पष्ट तौर पर अपनी सारी बातें रखी। और जो बाकी तीनों देशों के जो प्रमुख थे उन सब ने अपनी तरफ से भारत की खूब प्रशंसा की। क्वाड में भारत की भूमिका की प्रशंसा की, वैक्सीन मित्रता की प्रशंसा की। खूब जमा रंग जब मिल बैठे चार यार, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और क्वाड में भारत की क्या भूमिका है, ये तस्वीर बयां कर रही है, जिसमें पीएम मोदी आगे चल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें फॉलो कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस पूरे क्वाड समिट में भी छाया रहा। Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver, because that's what this is about, democracies versus autocracies, and we have to make sure we deliver. क्वाड समिट के दौरान कोरोना महामारी से निपटने में भारत के काम की तारीफों के पुल बांधे, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हों, जापानीज पीएम किशिदा या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से भारत की तुलना करते हुए कहा कि दोनों देशों की आबादी करीब करीब बराबर है, लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पीएम मोदी की कोरोना को कंट्रोल करने की सफलता ने दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र कितनी सफलता से काम कर सकता है। बाइडेन ने कहा कि भारत ने इस मिथक का भंडाफोड़ किया कि चीन और रूस जैसे निरंकुश शासन तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, बल्कि जापानीज पीएम किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की वैक्सीन मैत्री स्कीम की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को थैंक यू बोला। क्वाड देशों के नेताओं से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मुलाकात हुई तो अनौपचारिक तौर पर जो बाइडेन हो या फिर जापान के प्रधानमंत्री हो, दोनों की तरफ से भारत की भूरी प्रशंसा की गई है, जमकर तारीफ की गई है। जिस हिसाब से भारत ने कोविड को नियंत्रण में किया है और जिस तरीके से वैक्सीन की पूरी नीति पर सफलता हासिल की है। इस बैठक के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से क्वाड के सभी नेताओं को अपना मित्र भी बताया था और यह दिखाता है कि वर्तमान की कूटनीति में केवल दो अलग अलग देशों के नेता नहीं होते हैं, बल्कि भारत की वासुदेव कुटुंबकम की वो संपूर्ण नीति भी रहती है। दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं के मुंह से भारत की तारीफ शाइनिंग इंडिया का उदाहरण है। फिर चाहे वो कोरोना के खिलाफ विश्व युद्ध में भारत की विश्व गुरु वाली भूमिका हो या रूस यूक्रेन जंग पर भारत का क्लियर स्टैंड, वरना ये वही बाइडेन है जो कुछ महीने पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे।
ये वही बाइडेन हैं जो भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर नसीहतें देने से परहेज नहीं करते। लेकिन आज पहले क्वाड समिट और फिर द्विपक्षीय वार्ता के दौरान बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज और सुर दोनों बदल चुके थे। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. जापान में पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस बताता है कि किसी भी देश के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने फ्रंट फुट पर लड़ते हुए दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किया है, उसने दुनिया के सामने भारत के रुतबे को नया आयाम दिया है। पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। टोक्यो में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड की बैठक शुरू होने से पहले जो बाकी तीनों देशों के प्रमुख हैं, उनके लिए मित्र शब्द का प्रयोग किया। और जब वो मित्र कहते हैं तो इसके साथ ही वो उसी तरह का व्यवहार भी करते हैं। और जब उपहार देने की बात आती है किसी राष्ट्रपति को, किसी प्रधानमंत्री को, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच रहती है। तो आज क्या क्या उपहार उन्होंने दिए हैं क्वाड के इन तमाम नेताओं को, वो हम आपको बताएं जरा। क्वाड समिट के बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को सांझी आर्ट की पेंटिंग भेंट की। ये मथुरा की प्राचीन कला है जिसमें भगवान कृष्ण की जीवन लीला के प्रसंग होते हैं। स्टेंसिल्स के जरिए कपड़े या कागज पर ये उकेरा जाता है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को गोंड पेंटिंग गिफ्ट की। भारत की कबीलियाई आर्ट फॉर्म है। इनमें पेंटिंग के लिए प्राकृतिक रंगों और मटेरियल जैसे कि चारकोल, मिट्टी, पत्ते, चूना, पत्थर के पाउडर जैसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। और कला की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी। इसके अलावा पीएम ने जापान के पीएम को हाथ से बने लकड़ी के बक्से भेंट किए जिन पर रोगन पेंटिंग उकेरी गई है। रोगन पेंटिंग गुजरात के कच्छ में कपड़े पर पेंटिंग की प्राचीन कला है। इसे बनाने के लिए उबले हुए तेल और सब्जियों से निकले रंगों का प्रयोग करके प्रिंटिंग की जाती है। क्वाड की जो देशों की दोस्ती बढ़ रही है वो चीन की आंखों में बुरी तरीके से चुभ रही है। उसने तो क्वाड को एशियाई नेटो तक बता दिया। हालांकि क्वाड की तरफ से ये साफ किया गया ये कोई सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन प्रहार उतना ही जबरदस्त रहेगा। एक तरह से कहें तो चीन के आर्थिक एनकाउंटर की तैयारी यहां पर शुरू हो गई है और चीन को इस बात का एहसास भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो क्वाड की इस बैठक में क्या क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल्स आज तक के पास है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टोक्यो में क्वाड समिट का ये मंच अपने आप में चीन को बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। अगर इस सेंटर टेबल को चीन मान लिया जाए तो क्वाड के 4 देशों ने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत है, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया है और चौथी तरफ जापान है। और चारों देश मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बदमाशियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time. क्वाड की बैठक से पहले चीन ने इसे एशिया का नेटो बताया था, लेकिन आज तक कुछ सूत्रों से पता चला है कि क्वाड की बैठक में चारों देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि क्वाड नाटो की तरह कोई सैन्य अलायंस नहीं है। यानी कि अगर चीन चारों में से किसी देश के साथ आक्रामकता दिखाता है तो क्वाड के सदस्य देशों का हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन ने अपनी लिमिट क्रॉस की तो क्वाड के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। आज तक के पास क्वाड के इस एक्शन प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 1, जमीन पर चीन को घेरना। क्वाड के चारों सदस्य देशों ने तय किया है कि चीन की ताकत को कम करने के लिए पैसिफिक रीजन से लेकर हिंद महासागर तक चीन को अलग अलग मोर्चों पर घेरा जाए ताकि लद्दाख से लेकर भूटान तक चीन की विस्तारवादी आक्रामकता को काबू में किया जा सके। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 2, आसमान से चीन को घेरना। चीन को उसकी हद में रखने का क्वाड का दूसरा फॉर्मूला है चीन के खिलाफ
आक्रामक रुख अपनाना। चारों देशों ने तय किया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तैनात करके चीन को यह चेतावनी दी जाए कि उसके खिलाफ कभी भी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। क्वाड प्रोटोकॉल नंबर 3, समंदर से चीन को घेरना। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन, जापान की हंटर किलर सबमरीन से लेकर ऑस्ट्रेलिया नेवी, समंदर में चीन की आक्रामकता को बैलेंस करने के लिए क्वाड देशों ने मैसेज दे दिया है कि चीन की आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से ही दिया जाएगा। क्वाड बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से ताइवान की रक्षा की बात कहकर क्वाड के इरादे जता दिए। We agree with the one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. क्वाड से चीन का चिढ़ना लाजमी है क्योंकि क्वाड में शामिल किसी भी देश से चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। भारत की चीन के साथ सीमा लगती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की चालबाजियां बढ़ती जा रही हैं। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी हरकतों पर ऑस्ट्रेलिया और जापान को आपत्ति है। और रही अमेरिका की बात, तो वो ग्लोबल सुपर पावर है। चीन ने कई बार क्वाड को एशियाई नाटो कहा है। चीन ने क्वाड की नाकामी की भविष्यवाणी भी की है। क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन की भविष्यवाणी को कोरी कल्पना बताया है। इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। इतना सब होने के बाद भी चीन अपनी चालाकियों से बाज आएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। खासकर एलएसी पर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर चीन की गतिविधियां क्लियर मैसेज दे रही हैं, जिसकी चर्चा क्वाड बैठक के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के दौरान भी हुई है। खास करके चीन को लेकर जो रणनीति रहनी है दोनों की, क्योंकि चीन की तरफ से हर एक देश को, छोटे बड़े देश को खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि चीन इस तरह से अतिक्रमणकारी देश रहा है। और इसीलिए जब क्वाड की ये बैठक के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये द्विपक्षीय बैठक हुई, तो व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इन सामरिक चीजों पर भी चर्चा यहाँ पर रही है। खासकर इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी नीतियां रहे, किस तरह की ऐसी साझेदारी रहे जिसमें चीन को नियंत्रण में रखा जा सके। श्वेता सिंह, टोक्यो, जापान। आज तक जब क्वाड की यह बैठक चल रही थी, उस समय चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब सोचिए कि क्वाड से चीन का सीधे तौर पर कोई लेना देना है नहीं, लेकिन सारे लोगों को मालूम है कि क्वाड ही चीन को जवाब देगा। तो इसीलिए दुनिया भर के लोग, अलग अलग ऐसे देशों के लोग, ऐसे क्षेत्र के लोग जो ये समझते हैं कि चीन उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है, वो सब वहां पर मौजूद रहे। चाहे वो तिब्बत के लोग हो जाएं, चाहे मंगोलिया के कुछ लोग हो जाएं, या फिर उइगर जो लोग हैं, सबने कहा कि चीन उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है और क्वाड को चीन पर नियंत्रण करना चाहिए। चीन से दुनिया भर के कितने लोग परेशान हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर साफ हो रही हैं। वो सारी चीजें ये बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विरोध के लिए ये लोग पहुंचे हैं। और इंडो पैसिफिक, एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसे बता रहे हैं। और देखिए कितने देशों के प्रभावित होने की, जो चीन के अगल बगल के देश हैं, हर जगह चीन का इसी तरह का अतिक्रमण रहता है। और इसीलिए यहाँ पर ये लोग पहुंचे हैं, चाहे तिब्बत की बात हो जाए, मंगोलिया की बात, सारी चीजों को लेकर। What are you here to support? South Mongolia. South Mongolia. Yes. So you think China should be stopped? Yes. You're here for Tibet. Yeah. So you think China needs to be stopped there? The expansionist policy Yes, needs to be. Yes. You think China has been actually just disturbing its neighbors? Yes. Where are you from? I'm Japanese. Okay. And she is Uyghur. Okay. So China is a problem for all? Yes, China is fascist. China is terrorist,
China genocide Uyghur people. Uyghur people, all the people very hate China. ओके तो ये चीन को लेकर हर एक समुदाय को कितनी ज्यादा परेशानियां हैं वो आपने देखा। साउथ मंगोलिया से लेकर तिब्बत से लेकर हर एक क्षेत्र में वो उइगर हैं, वो सारी चीजों को लेकर अपनी परेशानियां बयान कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर जब तक क्वाड का ये समिट चलता रहा, यहाँ पर ये प्रदर्शन चलता रहा। चीन की सरकार किस तरीके से वहां के लोगों को, नागरिकों को गायब कर देती है और वो अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, ये उनके परिवार के लोगों की तस्वीरें हैं, ये चीन में गायब हो गए हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। इस तरह का अत्याचार उसके अपने लोगों पर भी जारी रहता है। पौलमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो, जापान, आज तक। और अब क्वाड के बाद हम कुतुब मीनार की खबरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज इस पर सुनवाई चली और जमकर बहस इस पर चली थी। हिंदू पक्ष ने एक से बढ़कर एक दलीलें अपने पक्ष में रखी, तो दूसरी तरफ एएसआई था जिसने कहा कि 1914 से कुतुब मीनार जो है वो एक संरक्षित इमारत है। कुतुब मीनार विवाद पर आज साकेत कोर्ट में पूरे 1 घंटे 12 मिनट तक सुनवाई चली। हिंदू पक्ष की तरफ से अपील हुई, एएसआई की दलील हुई, कोर्ट के सवाल हुए, दोनों पक्षों के जवाब हुए। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। आज साकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर जैन तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सुभाष गुप्ता सामने आए थे। सबसे पहले हरिशंकर जैन ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि खंडहर के ऊपर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी है और पिछले 800 वर्षों से इसका उपयोग मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया। इस बीच कहा गया कि कुतुब मीनार के उस हिस्से में देवताओं को स्थापित कर हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के ताने बाने और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा। हिंदू पक्ष की ओर से ये दलील दी गई कि जब वहाँ मंदिर है जो मस्जिद के अस्तित्व में आने से पहले था तो इसे रिस्टोर क्यों नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि अगर मंदिर 800 साल पहले टूट गया और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुई तो हमारा राइट क्या है। तो मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। कोर्ट ने 9 तारीख को जजमेंट लगाया है, 9 को फैसला होगा कि हमको पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा की मांग पर कोर्ट ने पूछा कि वो कौन सा कानूनी अधिकार है जो आपको इसकी परमिशन देता है। भले ही ये मान लिया जाए कि तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया, मुसलमानों ने इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि अब आप चाहते हैं कि इस स्मारक को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, इसे रेस्टोरेशन कहा जाए। देवता पिछले 800 वर्षों से बिना पूजा के जीवित हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। इस पर हरिशंकर जैन ने अयोध्या फैसले का तर्क देते हुए कहा कि ये माना जाता है कि देवता हमेशा जीवित रहते हैं, वो कभी लुप्त नहीं होते। यदि ऐसा है तो पूजा करने का मेरा अधिकार शेष रहता है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अपीलकर्ता यानी हिंदू पक्ष को किसी कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया है। इस पर हरिशंकर जैन ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया। आर्टिकल 25 में पूजा के अधिकार का हवाला दिया। इस बीच एएसआई के वकील सुभाष गुप्ता ने कहा कि 1914 से कुतुब मीनार स्मारक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। 1958 का AMASR एक्ट किसी राष्ट्रीय स्मारक पर पूजा की इजाजत नहीं देता है। जिन्होंने प्लेंट दाखिल किया था उन्होंने कहा कि जो कुतुब मीनार है वो एक प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है और हिंदूज का हक है वहां पर कि वो अपनी प्रेयर कर सकें। इसका जवाब हमने ये दिया कि क्या प्लेस ऑफ वर्शिप है या नहीं, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट अंडर प्रोटेक्शन आता है। उसके बाद एक 60 दिन का समय मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं।
अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो जिस दिन उसका वो कैरेक्टर है वही रहता है। और इसी कारण हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर पूजा होती है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पूजा नहीं। अब तक ये केस हिंदू पक्ष और एएसआई के बीच में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की नजर लगातार इस केस पर है। मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की मूर्तियों पर मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर वो मस्जिद तो टूटी हुई है, तमाम शिकस्त हुई पड़ी है, उसमें तो नमाज होती ही नहीं, कभी से भी नहीं हुई नमाज, हम देखते आ रहे हैं। आपने बताया कि जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम जिसको लेकर झगड़ा है, तो झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं वगैरह की ना, तो उनको लेके चलता रहता है मामला। कुछ 20 साल पहले भी हुआ था ये मामला, 2-3 महीने तक ये चली थी, ये स्ट्राइक वगैरह लोग आते थे। तो उस टाइम तो प्रशासन ने और नौनार कॉलेज वालों ने हमारा साथ दिया, उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया कि भाई जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो मस्जिद में चूँकि नमाज हमेशा से होती आई है, सन 47 में भी होती थी, उससे पहले भी होती थी, तो जो मस्जिद आबाद है हमेशा से उसमें नमाज को नहीं रोक सकते हम। आस्था के अपने तर्क हैं, लेकिन कोर्ट कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है। कुतुब मीनार पर साकेत कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 जून की तारीख तय कर दी, लेकिन कोर्ट के बाहर दलीलों का घमासान अब भी जारी है। दिल्ली से अनीशा माथुर और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, आज तक। कुतुब मीनार पर चल रहे विवाद को आपने कोर्ट के लेंस से देख लिया, अब जरा इतिहास के लेंस से देख लीजिए, क्योंकि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने की बात है। इसे लेकर एएसआई का इससे पहले भी सर्वेक्षण हो चुका है। तो हम आपको ये अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप ये पूरा मामला विस्तार से समझ पाएंगे। दिल्ली के मेहरौली में ये कुतुब मीनार परिसर का दृश्य है। यहां सबूत के तौर पर सिर्फ कुतुब मीनार नजर आती है और कुछ हद तक लौह स्तंभ नजर आता है। इस परिसर में बाकी के निर्माण में अवशेष ही अवशेष नजर आते हैं। कहीं स्तंभों पर बनी मूर्तियों के चेहरे तोड़े हुए नजर आते हैं, कहीं दीवारों और बुनियादों में हिंदू निर्माण वाली कलाकृतियां नजर आती हैं। कुतुब परिसर में दिख रहे ये सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस दावे की पुष्टि करते हैं कि कुतुब परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से किया गया है। एएसआई के इस दावे के पीछे कई ऐतिहासिक तथ्य और सबूत हैं और उन्हीं सबूतों में से एक अहम सबूत 1871-72 में तैयार की गई एएसआई की ये रिपोर्ट है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में जेडी बेगलर और एसीएल कार्लेल ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर कई जगहों पर यह साफ जिक्र है कि कुतुब परिसर में हुए निर्माण यहीं पर मौजूद मंदिरों की बुनियाद पर किए गए और उसमें यहीं मौजूद मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल भी हुआ। मसलन इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ मौजूद सभी खंभे एक ही मंदिर से निकाले गए दिखते हैं और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यहाँ मौजूद खंभों पर वैष्णव कलाकृतियां, अवतार, अनंत सर्प में नारायण की मूर्तियां वगैरह हैं। मस्जिद की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हिंदू निर्माण का हिस्सा है और जिस प्लेटफॉर्म पर मस्जिद है वो हिंदू मंदिर का ही प्लेटफॉर्म था। 3 प्रमुख लेवल दिखाई पड़ते हैं वहां पर, और मस्जिद जो बना हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, माइट ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर है और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी मलबे को लेवल करके उसको उस ऊंचाई को उपयोग में लाया गया है। और क्योंकि मस्जिद बननी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर हो, एक ऐसी मानसिकता से उसको बनाया गया है और वो काफी एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुतुब परिसर में देखने पर भी यही पता चलता है कि अलग अलग इलाकों की सतह की ऊंचाइयां अलग अलग हैं।
जेडी बेगलर की रिपोर्ट में भी इसकी वजह साफ लिखी हुई है। रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर की सतह का स्तर कुछ और है। हिंदू निर्माण की सतह का स्तर भर दिया गया ताकि हिंदू अभिलेख छिपाए जा सके। दक्षिणी गेट के खनन से पता चला है कि यहाँ छेड़छाड़ की गई। काले स्लेट पत्थर की लक्ष्मी की मूर्तियां और मिट्टी के दिए भी मिले हैं। वहां से विष्णु की प्रतिमा, मेहरौली से विष्णु की प्रतिमा मिली है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और उसके अलावे एक यक्षी की प्रतिमा है जो मेहरौली से मिली है उस इलाके से। वो शुंग कालीन है, मतलब सेकेंड सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी बीसी हाँ, तो पहली शताब्दी के हैं। 1872 की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि यहाँ मौजूद मीनार की नींव मंदिर के निर्माण के काफी बाद की लगती है। इसके अलावा कुतुब परिसर के लौह स्तंभ को लेकर भी साफ साफ लिखा गया है कि यह स्तंभ हिंदुओं का है। भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं कि लौह स्तंभ 5वीं सदी का हो सकता है। कुतुब मीनार परिसर के मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का भी कहना है कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं करने का बड़ा कारण है कि जहां देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं वहां नमाज नहीं की जा सकती। वहाँ का क्या बताऊं भाई, वो तो मस्जिद शहीद हुई पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, और नमाज होती ही नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं हुई वहाँ नमाज। उसमें तो पहले से थी नहीं, किसी ने कोशिश भी नहीं की, ना वहाँ हुई नमाज, ना पूजा, ना नमाज, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो ये तो अलग मस्जिद है, उससे 400 साल बाद में बनाई हुई है, और ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी, इस मस्जिद की देखभाल के लिए। उस जमाने में जो लोग रहते थे, तो ये तो टूट फूट गई थी ना कुव्वतुल इस्लाम, इसलिए उनका हो सकता है ये उस जमाने की कोई मसलियत हो, तो उन्होंने ये अलग बना दी मस्जिद के, चलो भाई इसमें पढ़ो, तो इसमें हो रही है नमाज। हालांकि 1872 की रिपोर्ट में कुतुब मीनार के ऊपर इस्लामिक अभिलेखों का जिक्र भी किया गया है और माना गया है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनाया गया। सेंट्रल अफगानिस्तान से कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी या कोई और भारत आया, भारत आकर उसने इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल मीनारों का निर्माण कर दिया, हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता, यह गलत है। दूसरी बात, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है सिल्क रोड पर, जिसके अनुसार सेंट्रल एशियन एस्ट्रोनॉमी मिडाइवल पीरियड में इंडियन एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंडेंट थी। हमारी एस्ट्रोनॉमी के बेस पर वहां डेवलपमेंट हुआ, तो यह कल्पना करना और भी कठिन हो जाता है। अब तीसरी बात, सेंट्रल एशिया में एस्ट्रोनॉमिकल मीनारों का बनना 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच तब शुरू होता है जब वहां उलुग बेग का शासन होता है। उलुग बेग को एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था, तब उसने डेवलपमेंट शुरू किया मीनारों का। कुतुब मीनार को सन ऑब्जर्वेटरी टावर बताने वालों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा भी हैं। धर्मवीर शर्मा तो यहाँ तक दावा करते हैं कि कुतुब मीनार दरअसल ऑब्जर्वेटरी टावर है जिसे चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इससे सूर्य और 27 नक्षत्रों के अध्ययन के लिए बनाया गया था। ये भी सच है कि इसकी गणना के लिए क्योंकि एक टाइम आता है 21 जून को जब सूर्य की जो स्थिति होती है उसमें अगर ये 25 इंच ना झुका हो तो उसकी शेडो इस पे पड़ती है, तो उस समय इसकी शेडो वहाँ नहीं पड़ती, तो उसकी गणना के लिए भी ये बनाया गया था। पर बेसिकली लास्ट में जब ये यूज़ हुआ था तो तब ये हुआ था राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान III के राजमहल की स्त्रियों के सूर्य को जल देने के रूप में। फिलहाल अदालत में ये बात नहीं है कि कुतुब परिसर में कोई मंदिर निर्माण कराया जाए, लेकिन वहां मौजूद मूर्तियों की पूजा करने के अधिकार की मांग जरूर की गई है। हालांकि एसआई ने अदालत में कहा है कि संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर पर किसी तरह की उपासना कार्यक्रम की मनाही है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि कुतुब परिसर में पिछले 46 साल से नमाज पढ़ी जा रही है और अब 13 मई को उसे बंद कर दिया गया है। तेजश्री पुरंदरे और अर्पिता आर्या के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।